साल 2027 भारत की राजनीति में बहुत उथल-पुथल मचाने वाला है। खासकर पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पक्ष विपक्ष की तैयारियों पर अब सबकी नजरें पैनी हो चुकी हैं, जिसमें सबसे अहम बीजेपी के उठाए गए कदमों को माना जा रहा है। बीजेपी के लिए पंजाब में जमीन तैयार करना हमेशा टेढ़ी खीर रही है, मगर ऐसा लगता है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद पंजाब चुनावों की कमान अपने हाथों में ले ली है। 1 फरवरी को संसद में बजट के पेश होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव था पंजाब का जालंधर, जहां शाम की चाय उन्होंने डेरा सचखंड बल्लान में जाकर पी थी। पीएम मोदी गुरु रविदास के 649वें जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित डेरा बल्लन के प्रमुख संत निरंजन दास से मुलाकात कर गुरु रविदास जी महाराज को श्रद्धांजलि भी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने वहां की जनता को भाषण देते हुए आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी महाराज हवाई अड्डा करने का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी का ये दौरा केवल संत रविदास जी की जयंती को लेकर नहीं, बल्कि कई बड़े कारणों से भी अहम माना जा रहा है। केवल एयरपोर्ट का नाम बदलना ही काफी नहीं था, बल्कि दुआबा क्षेत्र के दलित समुदाय को साधने की तैयारी भी है। उन्होंने लुधियाना के हलवारा में सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके। वहीं रविदासिया समुदाय से जुड़े डेरा सचखंड बल्लान जालंधर जाकर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो पंजाब की रूठी जनता को मनाकर ही रहेंगे। पंजाब की राजनीति की राहें बीजेपी के लिए कांटे से भरी हुई रही हैं। वो कभी वहां अपनी जमीन मजबूत कर ही नहीं पाई। ऊपर से अकाली दल के साथ मिलकर जो थोड़ी बहुत साख बच जाती थी, वो 2020 के 3 कृषि कानूनों को लाकर बीजेपी ने बची हुई कसर साफ कर दी। अकाली दल ने पंजाब की जनता का साथ दिया और बीजेपी को फटकार कर पंजाब से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसका नतीजा 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में तो आप सब देख ही सकते हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई थी। तब से बीजेपी काफी संघर्ष कर रही है, जिसमें उनके टारगेट पर है पंजाब के 32% दलित। इसमें दोआबा क्षेत्र में 19 सीटें दलितों की है। इन सीटों पर सबसे ज्यादा प्रभाव रामदासिया और वाल्मीकियों का है। ऐसे में अगर बीजेपी को पंजाब में अपनी जमीन मजबूत करनी है तो उन्हें टारगेट पर दलित वोटर्स को ही रखना होगा, और उसके लिए डेरों से बेहतर ऑप्शन क्या ही हो सकते हैं। पंजाब में इस वक्त करीब 13,000 से ज्यादा गांव हैं, जिसमें अनाधिकारिक रूप से करीब 9,000 डेरे हैं, लेकिन इन सब में 100 ऐसे डेरे हैं जिनका प्रभाव केवल गांव तक ही सीमित नहीं हुआ, बल्कि वो पूरा राजनीतिक समीकरण पल में बदलने की ताकत रखते हैं। और इस बात को पंजाब के बाहर भी राजनीति करने वालों को भली भांति पता है। एक तो पंजाब में जमीन आसानी से तैयार नहीं होगी, दूसरा अगर आपको पंजाब की राजनीति में शामिल होना है तो आपको सबसे पहले इन डेरों को साधना होगा, जिसकी तैयारी अब खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है। मोदी का ये दौरा पंजाब की पार्टियों का समीकरण बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये तो तय है कि एक बार बस बीजेपी जमीन तैयार कर ले, फिर तो उसका विजय रथ रुकने का नाम ही नहीं लेने वाला। दरअसल मोदी का दौरा भले ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रहा हो, लेकिन डेरों ने हमेशा सीधे राजनीति का हिस्सा होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने खुद को धार्मिक और सामाजिक कार्य करने वाले संगठन के रूप में दिखाया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनका प्रभाव किसी न किसी जातीय समीकरण से जुड़ा है, और वो जाति भी डेरे की बातों का अनुसरण करके चलती है। उनकी एकता का नजारा आप 2022 चुनावों में देख ही चुके हैं। कैसे आम आदमी पार्टी नई पार्टी बनकर आई और प्रचंड बहुमत से सत्ता पर काबिज भी हो गई। भाई सिखों की नगरी है, एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया। 3 कृषि कानूनों से नाराज पंजाब के किसानों ने बीजेपी को पंजाब से दौड़ा दौड़ा कर बाहर कर दिया। बेचारे बीजेपी के चक्कर में अकाली दल की भी मिट्टी पलित हो गई थी। भले ही डेरे खुलकर राजनीति के हलचल पर सामने नहीं आते हैं, लेकिन इन डेरों के एक इशारे पर जनता कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है। इसके नजारे आप पहले भी कई बार देख चुके हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के डेरा बल्ला जाने पर शोर मचाने वाले राजनेताओं में ऐसे कई नेताओं के नाम हैं जो अकाल तख्त के नियमों के खिलाफ जाकर डेरा गए हैं। अच्छी खासी लिस्ट है। पंजाब में सरकार बदलती रहती है, ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी डेरे की मदद से सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। नतीजा मार्च 2016 में पहले वो ब्यास में
गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मिले, जहां उन्होंने पंजाब में नशे के बढ़ते प्रभाव के मुद्दे पर चर्चा भी की थी। वहीं फिर से दिसंबर 2016 में डेरा का दौरा किया और मेहमान के तौर पर वो डेरा मुख्यालय में रात भर रुके थे। उनके साथ ही तत्कालीन पंजाब कांग्रेस प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे। उसके बाद भी फिर से जनवरी 2017 में उन्होंने फिर से संत निरंजन दास से बंद कमरे में मुलाकात कर आशीर्वाद लिया, जबकि तब भी पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने थे। कांग्रेस से केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कई नेता नियमित रूप से डेरों में जाते रहते हैं ताकि डेरे के जरिए वोटर्स पर शिकंजा बना रहे। वहीं मौजूदा आप की सरकार के भी जीत के किस्से इन्हीं डेरे से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के बाद पंजाब मॉडल के दम पर आपको जीत मिली है। ये केवल किताबी बात है क्योंकि आप मुखिया खुद डेरे की शरण में जाते नजर आए हैं। साल 2016 में ही आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को साधना शुरू कर दिया था, जिसके लिए मार्च 2016 में केजरीवाल और भगवंत मान डेरा बल्लन भी गए थे और फिर सितंबर 2016 में उन्होंने ब्यास डेरा का दौरा किया था, जो कि 2017 चुनाव से ठीक पहले किया गया था, जहां केजरीवाल ने गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की थी। 2022 में प्रचंड जीत के बाद मार्च 2023 में भी दोनों नेता ब्यास डेरा के दौरे पर गए थे। उन्होंने गुरु रविदास रिसर्च सेंटर के लिए रकम देने का ऐलान भी किया था। यानी कि राजनेता भी समझते हैं कि अगर डेरे खुश तो जनता भी खुश और सत्ता की कमान उनके हाथों में है। अभी पंजाब विधानसभा चुनाव में 1 साल का समय बचा हुआ है और इस बार भी बीजेपी को अकेले अपना मोर्चा संभालना है। तो ऐसे में उन्हें एक ऐसे कंधे की जरूरत तो पड़ेगी ही जो लोगों को साधने में माहिर हो, और ये काम पीएम नरेंद्र मोदी जी से बेहतर भला कौन कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब की दलित जनता को साधने के लिए मोदी से बेहतर कौन हो सकता है। वेल, अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी की तैयारी पंजाब में उनके लिए जीत का समीकरण तैयार करेगी या नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर करिए। क्या पंजाब में भाजपा आनी चाहिए या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।